बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार। मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, आज के अखबार की शह सुर्खियों पर बात करेंगे। एक तो अफसोसनाक वाक़या है जो चकवाल में पेश आया है। मोटरवे पर सॉल्ट रेंज के करीब बारातियों की बस को हादसा पेश आया है। 14 मुसाफिर इसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि 64 ज़ख्मी हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये हादसा टायर फटने के बायस पेश आया है। बस हिफाजती दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से आने वाली कार से जा टकराई, जिसके नतीजे में तकरीबन 14 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ये बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कलर कहर हादसे पर अफसोस का इज़हार किया। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। बहरहाल ये तो कुछ हादसे की हवाले से ख़बर है, लेकिन अगर इसके अलावा हम सियासी सूरत हाल की बात करते चलें तो सियासी सूरत हाल में इलेक्शन में नून लीग का हरीफ महंगाई नहीं इमरान खान है। दोनों को एक साथ बाहर निकालेंगे। मरीम नवाज़ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करी थी। कहा, IMF से वादा खिलाफी जिसने की उसे ही मुज़ाकरात के लिए भेजना चाहिए था। उनका मतलब है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्योंकि IMF से इन्हिराफ किया या फिर उनके साथ जो वादा खिलाफी की, उस वजह से उन्हें भेजना चाहिए था। जेल भरने की बातें करने वाला गिरफ्तारी से खाइफ है, बंकर में छुपा हुआ है, ख़वातीन को ढाल बना कर रखा है। इलेक्शन में इसकी अवामी हिमायत का पोल खुल जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और नायब सदर जो हैं वो काफ़ी पुरज़्म दिखाई देती हैं। बहरहाल जनाब, इलेक्शन से खौफज़दा हुक्मरान ऑडियो लीक्स के ज़रिए अदलिया को ब्लैकमेल करके 90 रोज़ में इंतख़ाबात की राह में रुकावट डालना चाहते हैं। इलेक्शन कब होंगे ये तो एक मौमा बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान जल्द ही मुतवक्के है, क्योंकि शेख रशीद साहब जो अभी ताज़ा जेल से वापस आए हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत को कहा है कि या तो आप इलेक्शन की तारीख़ दें पीर के रोज़, या फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। तो ये बड़ी सख्त बात है। इसका मतलब है कि हालात जो है वो काफ़ी संगीन है। अच्छा जनाब, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है। अब जेल भरो तहरीक के लिए बुध का रोज़ चुना गया है और हर शहर से हर ज़िले से ग़ालिबन 200 अफराद जो है वो गिरफ़्तारी देंगे। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की एक लहर भी जारी है। पहले हमने इस्लामाबाद के I-10 में एक ख़ुदकुश बम्बार को अपने आप को धमाके से उड़ाते देखा और सिक्योरिटी इदारों का नुकसान हुआ। उसके अलावा भी हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान शकरपड़ियाँ हो गया, दीगर जगहों से भी दहशतगर्द जो है वो पकड़े गए। तो जो क्लियरेंस ऑपरेशन है या जो सर्च ऑपरेशन है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी रहता है और उसके नतीजे में लोग पकड़े भी जाते रहते हैं। लेकिन चूँकि अगर बात की जाए पेशावर की, तो अफसोसनाक वाक़या सानहा पेश आया पेशावर की मस्जिद में, और सिक्योरिटी दारों को एक बार फिर निशाना बनाया गया और सिक्योरिटी दारों को निशाना बनाते हुए मस्जिद में धमाका किया गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद हमने देखा शहर क़ायद कराची में जो अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। बाकायदा ट्रेंड दहशतगर्द वहाँ पर दाखिल हुए और यानी कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ टारगेट्स अपने बना रखे थे। डेफिनेटली वो किसी प्लान के तहत आए थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई और उनकी जज्बे की वजह से वो अपने मिशन में तो नाकाम हुए, लेकिन नुकसान हुआ। हमें नुकसान हुआ, अगर इमेज की बात की जाए पाकिस्तान के इदारों की, तो हमें आलमी सतह पर उसका नुकसान हुआ। अगर अवाम के हौसले की बात की जाए, अवाम के अज़्म की बात की जाए, अवाम के एतमाद की बात की जाए सिक्योरिटी इदारों पर, तो इस हवाले से सवालात उठने लगे कि अगर सिक्योरिटी इदारों के अंदर ही ये सूरत हाल है तो अवाम की क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल ये तो कुछ दहशत गर्दी के हवाले से सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं तो यकीनी तौर पर जेलें इंगेज हो जाएंगी, और अगर जेलें इंगेज हो जाएंगी तो यकीनी तौर पर पुलिस भी इंगेज होगी। जब ये इदारे इंगेज होंगे, पुलिस इंगेज होगी, उस हाल में या उस हालत में अगर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जाता है, आवाम आती है और फिर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, इंगेज हो जाती है, तो फिर जो सर्च ऑपरेशंस हैं, जो दहशतगर्दों पर नज़र रखने का काम है, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनको उठाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत से मैटर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा, न सिर्फ हुकूमत को बल्कि जो हमारी अपोजिशन है उसे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लाजिम व मलजूम है। अगर हुकूमत और अपोजिशन की बात की जाए तो लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के लिए, और मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इन दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने गेस्ट के साथ रब्ता कर पाएँ। रब्ते में कुछ खलल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इब्राहिम बेग साहब से रब्ता करके हम उनसे आज की ख़बरों पर, आज की हेडलाइंस पर
آج کی شہ سرخیوں پر کچھ بات کر سکیں. بہرحال جناب تو یہ کچھ صورتحال ہے, لیکن اس ساری صورتحال کے علاوہ ہمارے پاس معیشت کا جو حال ہے اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ہماری جو معیشت ہے وہ دیگرگوں ہے, اور اس کی ہچکولے کھاتی کشتی اب ڈگمگا رہی ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اب حکومتی بیان ہی کہیں گے اسے, حکومت کی طرف سے بیان دے دیا باقاعدہ, اور انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو نہیں رہا, پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. تو اس کے بعد جو مریم نواز ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اس بیان سے, اور اس حوالے سے جواب دینے سے بھی گریز کیا. بہرحال ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی بھی پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر پی ڈی ایم کے سرکل سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے, پھر مریم نواز نے ان کو منانے کی کوشش کی. تو بہرحال سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے, اور جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس میں تو کافی ٹوٹ پھوٹ ہے. تو اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے نیچے گر چکے ہیں, اور ان کے نیچے گرنے کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس پر بوجھ پڑ رہا ہے, یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے, انفلیشن اسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں, یا پھر انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ فنڈ ہے, یا پھر جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں, یا جو اکاؤنٹنگ کی لینگویج ہے اسے ہم اس میں انفلیشن کہہ لیجئے اکنامکس کی لینگویج میں. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ ہمیشہ سے بڑھتی آئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ادوار میں 100% اگر بڑھایا جاتا ہے تو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد الیکشن قریب ہوں یا عوام کو لالی پاپ دینا ہو تو 50% کا اس میں کمی کر دی جاتی ہے, اور عوام کو کہا جاتا ہے ہم نے جناب آپ کے لیے 50% کم کر دیا, لیکن حقیقتاً وہ 50% بڑھ چکا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے 100% بڑھا کر 50% کم کیا ہوتا. بہرحال جناب عوام پر بوجھ پڑتا ہے. 273 روپے لیٹر ہے پیٹرول, اور ڈیزل بھی اسی طرح سے مہنگا ہوا ہے. تو جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. اگر اشیاء ضروریہ ہی عوام کی پہنچ سے دور ہوں گی تو گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے کی کیا, کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. کرایہ اس نے دینا ہے, بل اس نے دینا ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے, جو بجٹنگ ہے ایک عام آدمی کی, جو لے مین کی, میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ افراد خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں, اور اشرافیہ جو ہے وہ ایک بہت ہی کم تعداد میں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ملکی معیشت کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے. کیونکہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پیسہ جن کے پاس ہے پھر وہ ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر ملک سے باہر ہیں, تو ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے, لیکن اس سے اس طبقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو غالباً 10% سے بھی کم ہے ملک کا, اس طبقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالر پڑے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ملک سے باہر ہیں, تو ڈالر بڑھے گا. پاکستان میں حالات خراب ہو گئے, ڈز ناٹ میٹر, وہ کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں. تو بہرحال وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, اور ان کے آتے آتے ڈالر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا, اور ہوا بھی تھا. لیکن وہ کیا جادو تھا, وہ اچانک سے کیا ایک ہمیں کہہ لیجیے امید کی کرن دکھائی گئی تھی, لیکن وہ امید کی کرن بجھ گئی اور ہمیں اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جو عام اشیاء ضروریاں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے. ملک بھر میں ایک تو جو انویسٹمنٹ ہے دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے وہ بھی کم ہوئی ہے. پچھلے اگر ان 12 مہینوں میں, یا پھر جب سے یہ حکومت آئی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, تب سے لے کر اب تک لاکھوں افراد ملک سے باہر جا چکے ہیں نوکریوں کی غرض سے, یا پھر اپنے کاروبار کو یہاں سے منتقل ہی کر چکے ہیں. تو یہ کچھ صورتحال ہے جناب. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان امیروں کو سبسڈی تحفظ نہ دے. یہی بات ہم بھی دہرا رہے ہیں, اور یہی بات ہونی بھی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ, تو غریب آدمی کا تو جثہ ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے آپ کو حصہ دے, لیکن وہ پھر بھی اپنا دل بڑا کر کے اتنا حصہ آپ کو دے رہا ہے, ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس معیشت کو سپورٹ کر رہا ہے. بہت بڑا حصہ ایک مڈل مین کا, یا وہ جو ٹیکس پیئر ہے, اور وہ مڈل مین ہی ہے کیونکہ امیر تو ٹیکس کے حوالے سے بڑے معاملات کو جانتے ہیں. اچھا جناب, ہم نے شروع میں بات کی تھی, ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے چکوال میں. چکوال کے علاقے کا لڑکہار کے قریب باراتیوں کی بس الٹی ہے, اور اس حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ 64 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. موٹر وے سالٹ رینج پر یہ حادثہ پیش آیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ حادثہ, کتنا سنگین یہ حادثہ تھا, گاڑی کا کیا حال ہے. بہرحال یا تو تیز رفتاری
یا پھر کوئی غفلت جس کے باعث اس قسم کے حادثات پیش آتے ہیں؟ موٹر وے پولیس کے مطابق اسلام آباد سے لاہور جانے والی بس حادثے کا شکار ہوئی، جس کا حادثہ ٹائر پھٹنے اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ یہ بس موٹر وے کی درمیانی دیوار توڑ کر دوسری طرف گاڑیوں سے جا ٹکرائی اور بعد میں الٹ گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جہاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ حادثے کے تمام زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا، جہاں متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ افسوسناک حادثہ ہے، کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، اور تھنک بیفور یو لیپ، آپ کو چھلانگ مارنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اور سوچنے کا مطلب ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ گاڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیل پانی چیک کر لیں، تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہے یا غالباً اور کوئی وجہ ہے، تو جو چیکنگ کا عمل ہے اگر وہ نہ ہو آپ کے سفر سے پہلے تو اس قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں، یا پھر تیز رفتاری باعث بن سکتی ہے۔ آج کل تھوڑی دھند بھی ہے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ افسوسناک سانحہ، اللہ تعالیٰ جو لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس میں جاں بحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھا جناب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے چلتے ہیں۔ ابراہیم بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ آج کے روز ہوتے ہیں۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان سے ہمارا رابطہ نہیں ممکن ہو پا رہا تھا، اب رابطہ ہو گیا ہے، تو ابراہیم بیگ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ابراہیم بیگ صاحب بہت بہت شکریہ، جس طرح آپ سے میں نے عرض کی تھی اسی طرح سے ہوا اور آپ سے رابطہ ہو ہی گیا۔ بہرحال جناب ابراہیم بیگ صاحب، آئی ایم ایف نے کچھ کہا ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان امیروں کو سبسڈی اور تحفظ نہ دے، قرضہ ری شیڈولنگ نہیں، سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہی بات جو بارہا آپ بھی دہراتے رہے، ہم بھی اس پروگرام میں کوشش کرتے رہے کہ مقتدر حلقوں تک یہ بات پہنچائی جائے، جو فیصلہ ساز ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ لوگ جو غریب ہیں وہ تو کسی بھی صورت اپنی آمدن سے ٹیکس دے رہے ہیں اور اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اس معیشت میں، لیکن جس طرح آپ بھی بتاتے رہے، ہم بھی ذکر کرتے رہے، سب جانتے ہیں کہ جو بڑے ٹیکس چور ہیں جن کی وجہ سے اس معیشت کو جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، تو ان پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ اب آئی ایم ایف بھی وہی کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، کیا کہیں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے؟ نہیں، یقیناً آئی ایم ایف نے کبھی بھی غلط ڈیمانڈ نہیں کی، میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فائنانشل ڈسپلن کی بات کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جہاں سے ٹیکس آنا چاہیے وہاں سے ٹیکس آنا چاہیے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ غریبوں کو لوٹا جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کمزوروں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ آئی ایم ایف کا پورا پروگرام آپ دیکھ لیں، جس پہ یہ سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بڑے اقتدار والے ہیں، طاقتور ہیں، وہ اس لیے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے خلاف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے، ان سے پیسے لیے جائے۔ یہ بڑی گاڑی رکھتے ہیں، یہ 10 کروڑ کی گاڑی لیتے ہیں، 5 کروڑ کی گاڑی لیتے ہیں، کبھی وہ موٹر بائک کی بات نہیں کرتا۔ لیکن ہم آئی ایم ایف کے اس لیے خلاف ہوتے ہیں کہ وہ بجٹ ڈسپلن کی بات کرتا ہے، وہ بڑے لوگوں پر ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، وہ جو ایکسپلائٹرز ہیں، جو لوٹرز ہیں سوسائٹی میں، جو ٹیکس چور ہیں، ٹیکس اویژن کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور یقیناً وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ریاست کے حق میں بات کر رہا ہوگا، لیکن وہ غریب آدمی کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا، کبھی بھی۔ آپ پورے کے پورے پروگرام ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جس کے اندر کوئی، ابھی آپ دیکھ لیں بے نظیر پروگرام کو اس نے ایگزمپشن دی ہے نا، کیوں دی ہے؟ کہ عام عورتوں کو، عام غریب آدمی کو اس میں سے آپ پیسہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، آپ بالکل دیتے رہیں۔ سبسڈی آپ غریبوں پہ جو خاص کنزمپشن کرتے ہیں گیس کی، اس پہ انہوں نے چھوٹ دی ہے۔ بجلی پہ بھی اس نے کہا ہے کہ چھوٹے جو آپ کے یوزرز ہیں، کنزیومرز ہیں، ان کو چھوٹ دے۔ انہوں نے ہمارے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ بڑے لوگوں، جو کہ ہونا چاہیے، یہ ملک جتنے بھی غریب ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایلیٹ کی ایک خاص تعداد ہے، تھوڑی ہی صحیح لیکن خون لوٹنے والے موجود ہوتے ہیں، اور غریب بے پناہ ہوتے ہیں، غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اسی دولت کو صحیح معنوں میں حاصل کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے لوگوں کے اندر، ڈسٹریبیوشن بہتر ہو، ٹیکس ایویژن نہ ہو، بڑے لوگوں جتنا کما رہے ہیں، آج آپ نے ایک فیکٹری لگائی، سال کے بعد دوسری فیکٹری ایڈ کر دی، وہ پیسہ کس چیز کا ہے؟ بیسیکلی ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، وہ کسی طور پہ آپ کا منافع نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو، وہ عام آدمی کا پیسہ ہے، ٹیکس ایویژن مینز عام آدمی کا پیسہ ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف نے کوئی ناجائز ڈیمانڈ کی ہو۔ نہیں، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، کرسٹلینا جورجیوا کہتی ہیں کہ ملک کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے، اس لیے
निजी या फिर अवामी सेक्टर से अच्छा कमाने वाले मईशत में हिस्सा डालें। दौलत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इब्राहिम बेग साहब, बात तो बहुत अच्छी है, करेगा कौन? नहीं, हुकूमत वक्त को करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि यकीनन जो प्रिविलेज लोग हैं उनसे पैसा लेना हुकूमत वक्त का काम है। गरीब आदमी तो मुंह तकता रह जाता है जब आप बिल ज्यादा भेज देते हैं, जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, जब बाकी चीजें करते हैं, वो बेचारा तो परेशान रहता है, वो तो सौदे अपने नहीं खरीद पाता। तो यकीनन हुकूमत वक्त की ये ड्यूटी है, सियासी हुकूमत का ये फर्ज है, ये सारे काम करे। अगर वो नहीं करते तो वो एक क्रिमिनल गफलत का शिकार है, एक जुर्म कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, और उनके खिलाफ चार्जशीट बननी चाहिए और होनी चाहिए। और मुल्क फिर इस तरह चल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, आपने जितना चलाना था, आपने धक्के से, ज्यादती के साथ, लोगों के साथ रेप करके, लोगों के साथ आपने क्राइम करके चला लिया। भाई लोगों में अब अभी मजीद खून नहीं है, उनके अंदर कोई रगों में कोई चीज है नहीं। आप क्या करेंगे? आप पुलिस कर जाएंगे। हुकूमत वक्त की ड्यूटी है कि वो इसको अमल करे। अगर वो नहीं करती तो हुकूमत किस चीज की है? ये हुकूमत में बैठे क्यों हैं? ये कोई शाही लोग हैं, यहाँ पे किंगडम चल रही है, ये आएंगे, बैठेंगे, लूटेंगे और चले जाएंगे। भाई आपने कर लिया, 70-75 साल आपने चला लिया और इंतहाई ज्यादती के साथ चला लिया। इसलिए हम गरीब हैं। इस वजह से हम गरीब नहीं है कि आम आदमी ने चोरी की है। चोरी तो बड़े लोगों ने की है, चाहे वो टैक्स एविजन हो, कोई क्राइम हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे आप ये गैस चोरी में मुलव्वस हूं, बिजली चोरी में मुलव्वस हूं, हर चीज की चोरी में, क्राइम में आप मुलव्वस हैं और सजा आम आदमी को दी जा रही है। हुकूमत वक्त की ड्यूटी है मिर्जा साहब ये। अच्छा बेग साहब, ऐसा लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि हम माशी तौर पर नहीं, माशरती तौर पर डिफॉल्ट हो चुके हैं। यकीनन हम बेसिकली ये यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो सोसाइटी और स्टेट की तरफ से है। ये सारा का सारा क्राइम जो है वो स्टेट की तरफ से है, आम लोगों के साथ हो रहा है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये बाकायदा रेप हो रहा है लोगों के साथ 70-75 साल से। मजीद लोगों में कोई जान नहीं है, लोग इसके लिए तैयार नहीं है। मजीद किसी भी दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में जाके देखें, आप नेपाल में जाके देखें, जहां पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वहां पे लोगों को कंप्लेन नहीं है, गरीब होने के बावजूद। थाईलैंड आज से 20-25 साल पहले कितना गरीब था, आज आप देख लें वहां पे कितना ग्रोथ है। इंडिया बजाते खुद आपके बराबर खड़ा हुआ था, 75 साल पे वो कहां तक पहुंच गए हैं। भाई ये बेसिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है, लोगों के साथ इंसाफ की बात है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जस्टिस की बात हो रही है। ये आप नहीं करेंगे तो आम आदमी के साथ ये होगा। आम आदमी के साथ जब होता रहेगा तो अल्टीमेटली रियासत के साथ ये होगा, क्योंकि रियासत लोगों की है। रियासत लोगों की है, लोगों से है। टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन यहाँ कहाँ है सर पीपल? मैंने तो अर्ज किया था पीपल दे पेड़ थले, ये बस पीपल। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आपको क्या तब्दीली आते हुए दिखाई दे रही है? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था। शेख साहब ने भी कहा कि सदर साहब को कि आरिफ अलवी साहब या तो डेट दें या फिर इस्तीफा। नहीं देखिए, ये सदर पाकिस्तान का आइन में तो कहीं नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान डेट देंगे। यकीनन वो मीटिंग भी बुलाएं, लोगों के साथ बैठे भी सही, मशवरा भी करें, आइन पे अमल करने के लिए जोर भी दें, लेकिन ये उनका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ उन्होंने लिया हुआ है। इसलिए जहां जहां वो इंसाफी और नाइंसाफी और ज्यादती और वायलेशन देखते हैं वहां पे लोगों के साथ बैठ के कंसल्टेशन करें, उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। इस हद तक मैं बिल्कुल उनके रोल को मानता हूं, लेकिन उनका काम डेट देना नहीं है। डेट देना जिनका काम है उनको डेट देनी चाहिए, और अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस बाद में बनने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। लेकिन इससे पहले ये जरूर देखना चाहिए क्या असेंबली आइन की रूह के मुताबिक टूटी है, क्या उसके बाद जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे केयर टेकर बन रही है हर जगह पे। अगर केयर टेकर नहीं बन रही तो आइन की मंशा क्या है, आइन चाहता क्या है, केयर टेकर का लफ्ज रखा क्यों गया, किस धांधली किस बदमाशी के खिलाफ रखा गया, गैर जानबदार हुकूमतें क्यों रखी गई। जब 2 सूबों में इलेक्शन होंगे तो फेडरेशन में आप देखेंगे केयर टेकर नहीं होगी। जब फेडरल गवर्नमेंट के कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो सूबों में केयर टेकर नहीं होगी। क्या केयर टेकर जो रखा गया वो बेमानी था?
हर जगह पे क्यों रखा गया उसको, इसको देखिए आइन की मंशा को जरूर देखना पड़ेगा कि वायलेशन कहां कहां पे हुई है। लेकिन मैं देख रहा हूं अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करना है, गलत जैसा ही करना उन्होंने है। ठीक, बिल्कुल ठीक। इब्राहिम बेग साहब साथ ही रहिएगा। बिल्कुल आपने बहुत सारे सवालात उठा दिए और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं। असम्बली के हवाले से भी, असम्बली क्यों टूटी, कैसे टूटी, केयर टेकर सेटअप, और जो सवालात आपने उठाए हैं एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट में जाती है आला अदलिया से उम्मीद है अवाम को भी और अपोजिशन और हुकूमत को भी कि वो जो है वो अवाम के और मुल्क के मफाद में ही अच्छे फैसले जिस तरह करते रहे उसी तरह फैसले करते रहेंगे और उससे मुल्क को फ़र्क भी पड़ता है डेफिनेटली तौर पर। तो बहरहाल जो सवालात इब्राहिम बेग साहब आपने उठाए हैं इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, साथ रहिएगा। ये जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद। इब्राहिम बेग साहब जो सवालात आपने उठाए थे यकीनी तौर पर हम जवाब भी आपसे ही जानना चाहेंगे। कौमी असम्बली से आगाज़ कीजिएगा ज़रा। देखिए आइन की मंशा ये है कि आपने केयर टेकर, दुनिया की किसी भी जगह पे इलेक्शन होते हैं, किसी मुल्क में होते हैं, वहां पे केयर टेकर की प्रोविजन नहीं रखी गई। इसलिए नहीं रखी गई कि पिछली हुकूमत जो चली आ रही है वही इलेक्शन दोबारा कराएगी। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ऑनेस्ट है, बहुत फेयर है, कुछ धांधली और बदमाशी नहीं होती। हमारे यहाँ धांधली और बदमाशी हुकूमतें करती थी, इसलिए लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्या अरेंजमेंट किया जाए कि यहाँ पे धांधली और बदमाशी ना हो सके और उसके बाद उसके रिजल्ट भी माने जाए और फेयर रिजल्ट होने चाहिए। इसलिए आप देखें कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो इकट्ठे इलेक्शन होंगे, एक साथ होंगे, केयर टेकर हर जगह पे बनेगी, उसी को जनरल इलेक्शन हम कहेंगे। इसके अलावा कोई भी इलेक्शन होगा वो बाय इलेक्शन कहलाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप दो सूबों में, एक सूबे में इलेक्शन कराएं और मरकज में केयर टेकर ना हो। कल मरकज में इलेक्शन कराएं तो सूबे इस रिजल्ट को मानेगा कोई नहीं। इस रिजल्ट को मानने के लिए ये सोचा गया कि ऐसा किया जाए, एक बात। और सेकंड एक और चीज हुई है, वो ये है कि क्या असम्बली जो तोड़ी गई वो आइन की मंशा के मुताबिक तोड़ी गई? क्या आइन तो वाज़ेह तौर पे कहता है कि सिर्फ उसी असम्बली को तोड़ा जा सकेगा जो असम्बली चल नहीं पाएगी, चल नहीं सकेगी, चल नहीं रही होगी। लेकिन क्या ये दोनों असम्बलीज नहीं चल रही थी? ये अच्छा, क्योंकि कानूनी तौर पर आप इस पर गिरफ्त रखते हैं, माजरत के साथ इब्राहिम बेग साहब कता कलामी की, क्योंकि नुक्ता ऐसा है, मैंने कहा आपसे थोड़ा सा इस पे गाइडेंस ले लें। चल नहीं रही थी या चल रही थी से मुराद क्या बनती है? लाइक उसका इजलास होता रहे मुसलसल, या फिर अगर ना होता रहे तो हम उसको ना चलती हुई तस्वर करेंगे? ये देखिए, जब आप हुकूमत चला रहे हो और आप मेजॉरिटी आपकी ना हो, जब अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो किसी वक्त भी बदल सके और किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो, कभी वो जो दो पार्टी के अलावा लोग हैं, कभी इस पार्टी के साथ जा रहे हो, उस पार्टी के साथ जा रहे हो, असेंबली नहीं चल पा रही, रोजाना वहां पे चेंजेस आ रही है, रोजाना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब ये ना चल रही हो, कानून साजी ना हो रही हो, आप मेजॉरिटी खो चुके हो, आप कानून साजी ना कर सके लोगों की लिए, तो आप कानून साजी करते हैं ना, कानून साजी ना कर पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ना चल रही हो, वो उस वक्त असेंबली के जो वजीर आला हैं वो ये सोचते हैं कि असेंबली अब नहीं चल पा रही, इसलिए हर सूरत में हमें इलेक्शन, जब आप मेजॉरिटी खो जाए उसके बाद आप इलेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने कल लिया पंजाब में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका नाकाम हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो आपकी असेंबली, आपकी मेजॉरिटी आप चला रहे थे और केपी में 2/3 के साथ आप चला रहे थे, फिर असेंबली टूटने कैसे टूट गई? फिर तो कानूनी तौर पर इसकी कोई इजाजत नहीं है, फिर तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इब्राहिम साहब। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है और जाना चाहिए। मैं कहता हूं सदर साहब इजलास बुला लें, कंसल्टेशन कर लें, लेकिन सदर साहब को किसी दूसरे आईनी इदारे को खत लिख के तौहीन का हक नहीं दिया जा सकता। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ सदर साहब ने जो खत लिखा वो भी ज्यादती है और अंडरमाइन किया गया है उस इदारे को जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है,
और सुप्रीम कोर्ट में भी हर केस में इलेक्शन कमीशन को बुला के जिस तरीके से बेइज्जती और ये आर्डर और ये आर्डर और ये आर्डर, और इवन हाई कोर्ट भी उनके केसेस सुन के जो स्टे देता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो ज्यादती कर रहा है। आप आईनी इदारे को उसकी हैसियत को माने, उसको चलने दे, वो चल रहा है और मजीद चलेगा। इसी तरीके से दुनिया में इदारे बने हैं। इब्राहिम बेग साहब, फिर भी इलेक्शन की तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो अब जिस तरह चल रहा है, अगर इसमें इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर नहीं दी जाती तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ उज़र और बहाने तराश रहा है। तो क्या होता दिखाई दे रहा है आपको इस हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा? कीजिए। इब्राहिम बेग साहब से रब्ता हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो इब्राहिम बेग साहब से दोबारा सवाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करवाने हैं, यही उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाएं, लेकिन इसमें वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं। कभी वो सिक्योरिटी वजूहात बताते हैं, कभी वो आरओज़ की वजूहात बताते हैं, कभी वो दीगर वजूहात बताते हैं। बहरहाल हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि जो आम इंतखाबात हैं उसी के साथ ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है आम आवाम का पैसा है और आवाम पहले ही पिसी हुई है, जो कौमी ख़जाना है उसकी भी हालत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की ज़रूरत है हमें। इस तरह से शाखर्चियाँ या फिर अना के बुत को पूजने के बजाय हमें अपने जो मुल्की मामलात हैं, कौमी मामलात हैं, जो हमारी माशी सूरत हाल है, उसको देखने की ज़रूरत है। इब्राहिम बेग साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। अच्छा जी, बेग साहब आपसे रब्ता मुनक़ता हुआ था, मैंने कहा 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या फिर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी? अब तो बाकायदा इस बात की तशरीह हो गई है। तो क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? इस हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई दे रही हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। बेसिकली उसकी कई वजूहात जो अभी आपने डिस्कस की हैं, वो वजह हो सकती है। इलेक्शन कमीशन इसको फेयर तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन जब तक आपको इंतजामिया जो अदलिया हुक्म देती है 90 दिन में आप इलेक्शन कराएं वरना आइन वायलेट हो रहा है, वही अदलिया अपने अदालती अफसरान देने के लिए तैयार नहीं है आप इलेक्शन कराने के लिए, तो ये दो नंबरी नहीं है। आप फौज से मदद लेते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। पैसा मांगते हैं तब इलेक्शन कमीशन आखिर का, यकीनन आइन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद है तमाम इदारे, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, अपनी माजूरी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करेगी इसको फैसला। उसको आर्डर देने पड़ेंगे, अपने अफसरान भी देने पड़ेंगे, इदारों को भी हुक्म देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुक्म देना पड़ेगा अगर कराना है। अदरवाइज तो ये जाके इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मेरे ख्याल में पार्टियों को मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तमाम पार्टियां बैठे डिसाइड करें कि ये जनरल इलेक्शन केयर टेकर समय कब होंगे। यही मेरे नजदीक फेयर तरीका है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फेयर तरीका है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर हमेशा सवाल उठता रहा पाकिस्तान में, हिस्ट्री है पाकिस्तान के इलेक्शंस की। लेकिन हम कुछ वक्त की कमी का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम सारी खबरों को हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम बेग साहब, जो अदलिया है अवाम उसकी तरफ देख रही है, बहुत से मामलात हैं जिनमें अदलिया की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले दिनों में जो ऑडियो लीक्स हुई, ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और इससे इदारे मुतासर हो रहे हैं, इदारों की साख मुतासर होती है। तो ये सिलसिला भी रुकना चाहिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, यकीनन रुकना चाहिए। ऑडियो लीक से एक प्राइवेट गुफ्तगू अगर स्टेट कानूनी तौर पे उसका रिकॉर्ड भी कर सकती है कुछ देखने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए, लेकिन उसको किसी तौर पे लीक नहीं किया जा सकता। बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में एक तो रिकॉर्डिंग बदनीति के साथ होती है, फिर उसको लीक करने के लिए ही आप करते हैं। ये इंतहाई गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी तौर पे ये हरकतें हैं, इनको बंद होना चाहिए और किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खास तौर पे अभी आपने देखा जिस मोहतरम जज पे जिसकी ऑडियो आई है उसको क्लैरिफाई करने के लिए तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बना के आप इसकी इंक्वायरी करें। अगर ऐसा हो जाता है, साबित हो जाता है, वहां पे जो परवेज इलाही साहब और जज साहब के दरमियान बातें हुई है, जिस तरीके से बात हुई है, अगर ये साबित हो जाता है तो जज साहब को भी अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए और आइंदा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपनी इज्जत बचानी है उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन मामलात में। ठीक है इब्राहिम बेग साहब, हमने जिक्र किया थर्ड जनरेशन वॉर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर,
5th जनरेशन वॉरफेयर, अब हम प्रोपेगेंडा 6th जनरेशन वॉरफेयर में दाखिल हो चुके हैं। और जिस तरह से प्रोपेगेंडिज़म के ज़रिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों को ख़राब किया जा रहा है। इससे कबल जो गुज़िश्ता हुकूमत में पाक फ़ौज और जो हुकूमत है उसके दरमियान जो खलीज पैदा करने की कोशिश की गई और बाकायदा इसमें कामयाब भी हुए। ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है, क्या इसकी समझ हमारे उन लोगों को नहीं आ रही जो इसका शिकार बन रहे हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा वार तो हर दौर में रही, लेकिन इस दौर में एक और चीज ऐड हो गई है, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो ही इसमें ऐड हुई है तो उसकी शक्ल सिर्फ मीडिया में नहीं, मीडिया तो डिसिप्लिन है किसी हद तक, लेकिन सोशल मीडिया के हाथ में, आम आदमी के हाथ में, आप हर बंदा एक टीवी चैनल के तौर पे काम कर रहा है, एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे काम कर रहा है। इसलिए हर बंदा अपने राय देने में आजाद नहीं है, उसकी कोई पकड़ धक्कर नहीं है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत वक्त, मीडिया, कोर्सेज, एजुकेशनल इदारों की ये ड्यूटी बनती है कि लोगों को एजुकेट करें, लोग किस चीज पे अमल करें, किस पे ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये अपने अंदर अपने वर्कर्स को एजुकेट करें, उनकी ड्यूटी है, हुकूमतों की ड्यूटी है। आप इदारों में जाकर बैठ के आप लोगों को एजुकेट करें, वरना यहाँ पे जिस तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है, यकीनन उसको तो नहीं रोका जा सकता, टेक्नोलॉजी है, आप कैसे रोक सकते हैं, लेकिन लोगों को तो एजुकेट कर सकते हैं कि कौन सी खबर गलत होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन होगी, कौन सी नहीं होगी। अब तो दुनिया को आप यकीन करें, जो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसको आप कह सकते हैं, अभी जो यूक्रेन और वार हो रही है, और आखिरी जो इलेक्शन, इससे पहले अमेरिकन इलेक्शन ये हुए, इससे पहले वाले इलेक्शन तो खास तौर पे सोशल मीडिया की बुनियाद पे इलेक्शंस हो रहे हैं, इतना स्ट्रांग हो गया, इतना ताकतवर। बिल्कुल, ग्लोबल विलेज है, दुनिया सिमट कर हाथ में आ गई है इस मोबाइल के ज़रिए इब्राहिम बेग साहब, और हर शख्स के हाथ में है फैसला अपनी तकदीर का भी और अपने मुल्क की तकदीर का भी। लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है ज़रा चीज़ें बदलने में, और बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। इब्राहिम बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आज के अखबार में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। तो कुल हासिल हसूल आज की ख़बरों का कि हमें कौमी सोच की ज़रूरत है। अब तो हमें IMF भी कह रहा है कि आवाम पर बोझ न डालें, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो मुनसिफाना तकसीम करें, इस मईशत को संभालने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो जनाब, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अब फार्मूला नहीं चलेगा, आपको बावजह मजबूरी IMF के कहने पर अपने इक़दामात उठाने पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही।